Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. I've got your history and it's for class 6. As we have started our chapter number 1, Indus Valley Civilization last week, so today we are going to continue, and the topic today we are going to start is script. So open page number 9 and start the reading with me. The people of Indus Valley could read and write. Their mode of writing was very interesting and complicated. Script is something that is used for writing purpose. आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर एक ख़ास स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर आप उसको लिखते हो, अंडरस्टैंड करते हो. तो जो इंडस वैली के लोग हैं वो पढ़ लिख सकते थे और उनका जो राइटिंग पैटर्न था वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था और बहुत मुश्किल भी था. उनका दे हैव गॉट अ सुप्रीम सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड विच हैज़ 400 सिम्बल्स. तो इस तरह हम ये देखें ये इनका राइटिंग पैटर्न था और इस सिस्टम के अंदर देखें इस किस्म के 400 सिम्बल्स थे. आपको देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है. सिम्बल्स इस तरह से हैं जैसे आप लोगों के इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उर्दू में हरूफ तहजी होते हैं, तो उसी तरह इनके सिम्बल्स थे. मर्चेंट, सोल्जर्स, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ यूज्ड इट. अब ये डिफरेंट जो मतलब माशरे के जितने लोग थे, तिजारत वाले भी और सिपाही भी और आपके जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब इसको फॉलो करते थे. द एक्सपर्ट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुड नॉट फाइंड देयर मीनिंग्स टिल नाउ. आर्कियोलॉजी कहते हैं वो लोग जो ये पास की ये जो चीज़ें हैं इनकी डिगिंग करके और ये जो चीज़ें निकालते हैं और डिस्कवर करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो उनको अब तक इसके मीनिंग्स नहीं मिले. Certainly, some experts have formed an idea that these scripts consisted of more than one languages. तो बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी ख्याल है कि मे बी ये एक से ज़्यादा लैंग्वेज है, इस वजह से इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. So many corners of this civilization will be hidden until an expert doesn't read the words and mode of writing of this civilization. तो इस वजह से अभी तक इसकी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है और उनका रीज़न यही है कि अभी तक इसका जो स्क्रिप्ट है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सका और उसको डिस्कवर उस तरीके से नहीं किया गया कि उसको रीड आउट करके बताया जा सके कि वो क्या मतलब आपस में किस तरह क्या कम्युनिकेट करते थे. एग्रीकल्चर. द सॉइल ऑफ इंडस वैली वॉज फर्टाइल. द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेल्थ वॉज अपॉन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. जो इंडस वैली की सॉइल थी वो बहुत सरखेज़ थी, मट्टी इसकी बहुत सरखेज़ थी, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी हो सकती थी और उनकी जो ज़्यादातर वेल्थ थी यानी जो उनकी इकोनॉमी थी जहाँ से वो कमाते थे उसका ज़रिया एक तो ट्रेडिंग था और दूसरा एग्रीकल्चर था. द मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स हु मेड द सॉइल फिट फॉर कल्टिवेशन पर्पसेस आफ्टर कटिंग द फॉरेस्ट. तो ज़्यादातर जो सिविलाइजेशन में लोग थे वो फार्मर्स थे और वो क्या करते थे कि फॉरेस्ट कट करके और वो जो जगह थी उसको प्लेन करके और उसको इसकी कल्टीवेशन के लिए यानी फसल वगैरह के लिए प्रिपेयर करते थे. द क्रॉप्स वर डैमेज ड्यू टू द सीजनल रेन्स. पीपल रिटेन द वाटर टू मेक बैंक्स ऑन द रिवर फॉर कल्टीवेशन. और क्या होता था कि जब बारिश वगैरह होती थी उससे अक्सर फसलें तबाह भी हो जाती थी. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रिवर बैंक्स थे, दरिया के जो किनारे थे, उनके ऊपर उन्होंने पानी को रिटेन करने के लिए इस तरह उन्हें बंद से बना दिए जिसकी वजह से फिर जो उनका पानी है वो उनकी फसलों तक नहीं आता था. द साइंस ऑफ क्रॉप्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम द सेटलमेंट्स इट इज़ सेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस. और मतलब जो भी आप वहाँ पे अब जो सेटलमेंट्स वगैरह मिली हैं डिगिंग के दौरान तो वो अपने जो कल्टीवेशन लैंड जिस स्टाइल की थी उससे पता चलता है कि उनके पास वीट, मिलेट, बार्ले, विच इज़ पीज, इंडियन मिलेट, सेसमी सीड, राइस, लिंसीड, मस्टर्ड सीड, कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड. कि उन एरियाज़ में गंदम, दालें, चावल और तिल जो होते हैं, मस्टर्ड सीड, मटर, कॉटन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी जिनको वो कल्टीवेट करते थे. उसके अलावा वहाँ पे डेट्स के, मेलन और ग्रेप्स के भी आपको ये फ्रूट्स के भी साइंस आपको वहाँ मिलते हैं. पीसफुल सोसाइटी. Few numbers of huge weapons have been found during digging. The rulers had not kept a large army or police. They maintained the relations with their neighbors and contemporary civilization on the basis of peace. तो अगर आप इन एरियाज़ की डिगिंग में से जो चीज़ें निकली उनमें देखें तो इनके पास ज़्यादा वेपन्स नहीं थे.
और ना ही इनके पास कोई इतनी बड़ी आर्मी या पुलिस थी। ये अपनी नेबरिंग जो सिविलाइजेशन थी या लोग थे उनके साथ बहुत पीसफुल एक अमन वाला माहौल रखते थे, जिसकी वजह से इनको ज़रूरत नहीं होती थी किसी किस्म के वेपन को रखने की। द कॉमन वेपन्स विच हैव बिन फाउंड ड्यूरिंग डिगिंग कैन बी यूज्ड ओनली फॉर हंटिंग। तो इनके जो भी वेपन्स मिलते हैं वो भी सिर्फ हंटिंग के पर्पज़ के लिए थे। दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल लेड पीसफुल लाइफ, और इससे पता चलता है कि उनकी जो लाइफ थी वो पीसफुल थी। नो प्रूफ वॉज फाउंड अबाउट असैसिनेशन एंड प्लंडरिंग इन दैट सोसाइटीज़। तो किसी किस्म की लड़ाई झगड़े और इस किस्म की कोई भी जो कत्ल वगैरह होते हैं उनका कोई भी निशान इन सोसाइटीज़ में, इस सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिलता। Presence of bull. Cattle were the part of their lives. A large number of skeleton of bulls have been found in Indus Valley. It shows that it was a common practice to rear the bulls. तो कैटल जो मवेशी थे वो बहुत आम थे उनको पालना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनमें है वो हैं बुल्स। उनके स्केलेटन भी मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो ये बैल वगैरह हैं इनको पालते थे। रियर द बुल्स मीन उनको पालते थे। The bulls was the most important animal according to their point of view. Countless seals with bulls picture and clay toys have been found. The people use the bulls for transportation. अब बुल को आप ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और मे बी वो लोग इसको क्रॉप्स में भी यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो बहुत से उनकी पिक्चर्स जो उनकी स्टैम्प्स थी उनके ऊपर बुल्स की पिक्चर भी थी, और आपको जो क्ले टॉयज़ हैं उसमें भी ज़्यादातर आपको बुल ही मिलता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट वो इस एनिमल को कंसीडर करते थे और बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। कमर्शियल एक्टिविटीज़. द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड minerals have been carried among cities and villages of Indus Valley. Internal trade had been happened by bullock carts. अब इनकी जो ट्रेडिंग होती थी वो क्रॉप्स भी होती थी और मिनरल्स भी होते थे। अब ये डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान और विलेजेस के दरमियान ये लोग इसकी ट्रेडिंग करते होते थे, तिजारत करते थे। और इंटरनली जो इनकी आपस में ट्रेडिंग होती थी उसके लिए ये बुलॉक कार्ट्स यूज़ करते थे। Weights and scales of measurements have been found which are made of stones in quadrilateral shapes. और इनके पास वेट्स का भी और स्केल्स का भी एक सिस्टम था। जैसे अब आप जाते हैं वेजिटेबल लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि शॉप वाला जो है उसके पास स्केल्स होते हैं डिफरेंट ना, और वेट्स होते हैं डिस्क की शेप के ना, हैवी से राउंड से स्केल्स होते हैं। तो इनके भी इस किस्म के जो थे इस शेप में देखें चकोर सी शेप में ना ब्लॉक से होते थे, और ये डिफरेंट वेट्स होते थे कि ये इतना लाइक अगर ये है तो ये 1 kg के बराबर होगा और ये 1/4 kg के बराबर होगा। इस तरह देखें इनका पूरा एक सिस्टम था, और ये वेट्स भी आपको इनकी जो डिगिंग्स में जो चीज़ें हैं उनमें आपको मिलते हैं। टाउन प्लानिंग. The people of Indus Valley had excellent knowledge of an art and agriculture. Cities and towns have been constructed with great technique and planning. ये जो इंडस वैली के लोग थे इनका जो एक ख़ास चीज़ थी वो था इनका आर्ट, एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर में इनका जो आर्ट था बहुत ज़बरदस्त था। यानी जो बिल्डिंग्स और हाउस और तमाम ये जो सिटी था इनका बहुत प्लान था, और इस तरीके से ज़बरदस्त टेक्निक्स और प्लानिंग्स इन्होंने यूज़ की हुई थी कि इंसान सरप्राइज़ हो जाता है कि इतने सदियों पहले भी इतनी ज़बरदस्त और सिविलाइज्ड किस्म की इन्होंने एक जगह बनाई थी जिसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक्स के साथ इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। Artisans had known the art of making and baking bricks. अब इनके जो लोग थे इनको ब्रिक्स बनाना और बेक करना, जैसे अब हम ईंटें बनाते हैं भट्टे के ऊपर, आप उसको पकाते हैं बेक करते हैं, तो ये आर्ट तब भी मौजूद था। यानी उनको तब भी पता था कि ब्रिक्स आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है। दे मेड द फाउंडेशन ऑफ हाउसेज प्रोफाउंड एंड डीप स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो पेड अटेंशन टू एक्सटीरियर ब्यूटी। तो उनके घरों की जो बुनियादें थी वो बड़ी मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग बहुत बने हुए थे और बहुत डीप खुदी हुई थी कि मतलब जैसे बिल्कुल ऊपर ज़मीन के ऊपर नहीं आमने बनानी। उनको ये आइडिया था कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने उसके साथ ही उसकी जो घरों की एक्सटर्नल ब्यूटी थी, यानी एक लुक थी उनके घरों की, वो भी उन्होंने उसको भी तवज्जो दी, और वो भी बड़े अच्छी शक्ल के खूबसूरत घर थे। Houses had been built on the edge of the road of city. Baked bricks were used in their construction. हाउसेस जो हैं उनको रोड्स जो थी उनके सिटीज़ की जो रोड्स थी उनके एज पे उनके बने होते थे। जिस तरह अब हमारी स्ट्रीट्स होती हैं, रोड्स होती हैं, तो उनके किराने उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, और बेक्ड जो ब्रिक्स थी वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन में यूज़ की थी, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पिक्चर में। एवरी हाउस इज़ बाथरूम विच हैड बीन
मेड टूवर्ड्स आउटर स्ट्रीट, और इनके हर मतलब घर के साथ वॉशरूम भी था इनका, जो कि इनकी जो बैक स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पे उसका जो है ना वो ड्रेन का सिस्टम खुलता था. हाउस इज़ मेड मोर देन वन स्टोरी. अब जैसे उस वक्त घर था, हमें लगता है कि आज हम बहुत मॉडर्न हो गए और हमारे पास डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये मैनेज किया था कि उनके एक से ज़्यादा स्टोरीज, एक से ज़्यादा मंजिलों वाले घर भी थे. Ladders had been used to go to upper story. There was a reasonable arrangement of light and air in houses. तो क्या था वहाँ पे, लैडर्स भी थी, यानी आप अगर नीचे वाली मंजिल पर हैं तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी उन्होंने बनाई हुई थी. उसके अलावा उनके कमरों में लाइट और एयर के लिए भी प्रॉपर बंदोबस्त था, जैसे विंडोज़ होती हैं और उसके अलावा आपके ये जो आप रोशनदान टाइप चीज़ें बनाते हैं, तो ये उन घरों में उस वक्त मौजूद थी. Roads had been constructed with such a style in ancient Harappa that people could easily move among different towns and streets. तो रोड्स भी इस तरीके से बनाए गए थे कि लोग आराम से घरों के दरमियान मतलब या टाउन्स वगैरह के दरमियान आराम से वो मूवमेंट अपनी कर सकते थे. नैरो गेट्स हैड बीन मेड फ्रॉम विच अ बुलॉक कार्ट कुड पास इजीली एट वन टाइम. नैरो गेट्स भी थे उनमें जिनमें से सिर्फ एक बुलॉक कार्ट जो है वो गुजर सकता था, बैलगाड़ी जो होती है. It had been found by digging that a straight road was 1 kilometer long and 9 meter wide. तो ये भी मिला कि एक रोड इस तरह की भी डिगिंग के दौरान मिली जो कि बिल्कुल स्ट्रेट थी 1 किलोमीटर तक. अब 1 किलोमीटर रोड उस ज़माने में बनाना बहुत मुश्किल काम था, और वो 1 किलोमीटर लॉन्ग भी थी और 9 मीटर वाइड भी थी. तो बड़ी ज़बरदस्त मतलब एक रोड थी उस ज़माने के हिसाब से जो बनाई उन्होंने. ड्रेनेज सिस्टम. There was an excellent drainage system of filthy water. Narrow and wide drains were made in proper order for the outlet of dirty water. Narrow drains had been covered by bricks and the wide drains by large marble slabs. अब जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे पास एक ड्रेनेज का सिस्टम है, जो नालियाँ वगैरह हैं वो बनी हुई हैं जिसमें से वॉशरूम्स वगैरह का जो गंदा पानी है वो जाता है. तो इस तरह से उस सिटी में भी ये तमाम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इस गंदे पानी के लिए, और उसमें नैरो भी थी और वाइड ड्रेन्स भी थे. तो नैरो ड्रेन्स होती थी हर घर के, जैसे वॉशरूम की नैरो होती थी, और जब वो सारी इकट्ठे मिलती थी तो वो वाइड ड्रेन्स होती थी. नैरो ड्रेन्स को कवर किस तरह किया जाता था, ब्रिक से, और जो वाइड ड्रेन्स हैं वहाँ पर मार्बल स्लैब्स थे, यानी मार्बल के बड़े बड़े इस तरह स्लैब्स थे जिससे उनको कवर करते होते थे. द स्टिंकिंग वाटर हैड बिन ब्रॉट टुगेदर विद वाइड ड्रेन्स. अब सारी बात है, वाटर है, ड्रेनेज का है और स्टिंकी होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहते थे, वाइड जो एक चौड़े किस्म के ड्रेन थे उनके ज़रिए उनको इकट्ठा किया जाता था और उनको शहर से बाहर फेंक दिया जाता था. देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ देयर इज़ नो एग्जाम्पल of any other city built in Asian period which has such a perfect facilities for the drainage of filthy water. तो पुरानी सिविलाइजेशन में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं मिलती कि आपको मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम भी हो. तो ये लोग बहुत इस मामले में मतलब इनका जो आर्किटेक्चर वगैरह था बहुत ज़बरदस्त था कि उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल पर भी बहुत अच्छे से काम किया हुआ था. Godowns for grains. Mostly godowns of grains were situated on the bank of the river of Mohenjo-daro. The collected wheat from different areas was brought to Godown by river roads and then had been sent to other regions. अब दरिया के किनारे ज़्यादातर उन्हें बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे जिसमें वो अपने जो ग्रेन्स वगैरह थे, जो गंदम, दालें, चावल वगैरह, उसको वहाँ पे इकट्ठा करते थे. यानी उसकी जैसे ट्रेडिंग भी अगर हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, तो वो पहले रिवर के थ्रू वो आते थे और फिर उन गोदामों में उनको रख दिया जाता था और बाद में दूसरे रीजन्स तक उनको तकसीम किया जाता था. कंक्रीट रोड हैड ऑल्सो बीन मेड फॉर दिस पर्पज़. अब इस पर्पज़ के लिए जैसे हैं कि ये जो ट्रेडिंग होती थी या एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए उन्होंने प्रॉपर कंक्रीट यानी एक सॉलिड रोड्स उन्होंने बनाए थे. सॉलिड फ्लोर्स हैड बीन मेड इन द गोडाउन्स, और जो गोडाउन्स थे उनके फ्लोर भी उन्हें सॉलिड रखे थे ताकि वहाँ पे पानी वगैरह का या मिट्टी लूज़ नहीं हो जिसकी वजह से उनके ग्रेन्स ख़राब हो जाएँ. The salaries of government servant have been paid from the grains. The grain had also been used as currency. जैसे हमने पढ़ा है कि बार्टर सिस्टम है कि सामान के बदले सामान लिया जाता था, तो जो पेमेंट की जाती थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को वो भी बाज़ औक़ात ग्रेन्स यानी अनाज के थ्रू की जाती थी, और अनाज को एज ए करेंसी भी यूज़ किया जाता था. यानी अगर किसी को आपने पैसे देने हैं तो पैसे देने के बजाय आप उसे अनाज भी दे सकते थे. ह्यूज गोडाउन्स of grain were found in Harappa which had been used to store extra grains. तो इस तरह के गोडाउन्स हमें जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की उसमें हमें इस तरह के बहुत बड़े बड़े
गोडाउन्स भी मिले थे. Evacuation of local community. People of Indus Valley were civilized, peaceful, and developed. Aryan assailants destroyed their graceful civilization. Aryans were the warriors. They had war horses and excellent weapons. When Aryans attacked Indus Valley inhabitants, they could not face them. अब उनका इवैक्यूएशन किस तरह हुआ इंडस वैली से. हालांकि बहुत पीसफुल लोग भी थे, सिविलाइज थे, डेवलप्ड थे, लेकिन चूंकि ये लाइक वॉर के मतलब कुछ नहीं जानते थे, इनके पास वेपन्स नहीं थे, तो आर्यंस जो थे वो प्रॉपर वॉरियर थे, उनके पास हॉर्सेस थे, वेपन्स थे, टेक्निक्स थी. तो वो जब आए तो उन्होंने इनको बहुत आसानी से उधर से निकाल दिया, इनको फोर्स किया कि मतलब ये चले जाएं वहाँ से. आर्यंस एंड पुश द लोकल कम्युनिटी टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड बिकम ऑक्यूपेंट. अब इन्होंने इनको साउथ ईस्ट की तरफ पुश कर दिया, यानी निकाल दिया इनको इन एरियाज से, और ख़ुद जो है ना वहाँ पे रहने लग गए. द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Indus Valley civilization gained a magnificent place by making progress gradually. Its effects have been implemented upon a vast region, but suddenly it has disappeared in 1500 BC. अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बहुत ज़बरदस्त थी, शानदार थी, उन्होंने बड़ी प्रोग्रेस की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई, बड़ी डेवलप की. उस ज़माने के हिसाब से उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और ज़बरदस्त थी. लेकिन क्या हुआ कि 1500 BC के अंदर वो अचानक ही सारा कुछ एकदम गायब हो गया. इट्स सिटीज़ हैड बीन बरीड इन द अर्थ, इट्स आर्ट, रिलीजन, कल्चर वन इनविजिबल फ्रॉम आई साइट. तो इस तरीके से ये अचानक मतलब ख़त्म हुआ और सारा कुछ ये ज़मीन के नीचे दफन हो गया कि उनका आर्ट, कल्चर, रिलीजन जो भी चीज़ थी वो हम सब की नज़रों से एकदम ओझल हो गई. There is a great difference among archaeologists to find the reasons about the decline of Indus Valley civilization. डिफरेंट जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी डिफरेंट मतलब एक राय है इसके मुतालिक कि ये क्यों इस तरह से ख़त्म हुआ होगा अचानक. It is estimated that both external and internal factors were involved in its decline. Some experts think that the civilization had come to an end due to natural calamities like earthquake and flood. Some experts think that epidemics, disease played the significant role. अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, कुछ कहते हैं इंटरनल फैक्टर हैं, कुछ कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर हैं. अब जैसे कुछ कह रहे थे कि जी इनके ऊपर कोई फ्लड आया होगा, कोई जलजिला आया होगा जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए. कुछ कहते हैं कि जी इनको कोई बीमारी हो गई होगी, जैसे कोई इस तरह की डिज़ीज़, वबाई जिसको कहते हैं, तो वबाई को बीमारी आ गई होगी जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए होंगे. ड्राफ्ट भी एक मेजर कॉज हो सकता है. ड्राफ्ट यानी अगर बारिश नहीं हुई, बारिश की वजह से आपके पानी नहीं है, खेत नहीं है, फसलों को पानी नहीं मिला, तो उस खुश्क साली की वजह से भी हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई हो और मतलब इस तरह बंजर हो गई हो, बैरन हो गई हो और लोगों को यहाँ से जाना पड़ा हो. वेल पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हैड बिन अटरली डिस्ट्रॉयड. Some experts think that the people intensively cultivated the land. They had finished the fertility of the land by cutting the forest. The pastures for animals had come to an end. अब जो आपकी रिवर बैंक्स के ऊपर जितनी आपकी पॉपुलेशन रह रही थी वो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई. कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन की थी, मतलब इस लैंड के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्होंने क्रॉपिंग वगैरह की कि जो इनकी मिट्टी की जो ज़रखेज़ थी वो ख़त्म हो गई ना. और इन्होंने फॉरेस्ट भी सारी पता बहुत ज़्यादा कट की है, तो इसकी वजह से भी जो जानवर थे उनके लिए कोई मतलब चरने की जगह ही ना रहेगी. मतलब जो खाने के लिए उनको जो प्लांट चाहिए, ग्रास चाहिए, वो सब का सब कुछ ख़त्म हो गया. Some experts consider that the trade had been finished with Mesopotamia and other contemporary civilization. ये भी एक रीज़न है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मे बी उनकी ट्रेडिंग ही ख़त्म हो गई हो, जो बाकी सिविलाइजेशन से, जो इराक़ से और ईरान से और सिविलाइजेशन से इनकी ट्रेडिंग होती थी, मे बी वो फिनिश हो गई जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. अ मेजर पोर्शन ऑफ इनकम कुड नॉट रिटेन ड्यू टू दिस रीज़न. अब जारी बात है आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर जारी सी बात है आपका वहाँ उस एरिया में सर्वाइव करना मुश्किल है. When cities and colonies had been ruined, these people migrated to other places. और जारी बात है जब आपके पास लाइक खाने पीने को कुछ नहीं है या आपकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई इनकम का ज़रिया नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लीव दैट प्लेस. तो हो सकता है लोगों ने इसलिए अपने शहर, कॉलोनी वगैरह जो सारे हैं उनको छोड़ दिया और दूसरी जगहों पे चले गए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर. हम लोगों ने आज इसको डन कर लिया, इसकी रीडिंग को.
आगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसीक्यूज़ वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको आप लोगों ने खुद से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे पूरे चैप्टर की तो ये जो आपके कॉलम मैचिंग है और जो एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने खुद से अटैम्प्ट करना है रीडिंग के बाद, ताकि आपकी रीडिंग भी प्रॉपर हो जाए और आप अपने आप को खुद से भी असेस कर सकें कि आपने कितना एक इस जो चैप्टर है उसको अंडरस्टैंड किया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आपके नोट्स हैं वो आपके एडमिन ऑफिस में मौजूद हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो एज सुन एज पॉसिबल की बेस पे करें, बिकॉज नेक्स्ट वीक ही आपकी इसकी असेसमेंट है। तो आपने ये तमाम अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है और चैप्टर की रीडिंग बहुत थॉरो करनी है, बिकॉज आपके एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि अगर आपके कोई एमसीक्यूज़ आते हैं चैप्टर में से तो आप उसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we will meet something new. Till then, take very good care of yourself and keep on learning. Allah Hafiz.